गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। अपराध विधि की सीरीज चल रही है, अपराध विधि। आज उसकी 4th वीडियो है, ठीक है। आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और आशा करता हूं आपको जितनी वीडियो मैं डाल रहा हूं वो समझ में आ रही हो, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हुआ करे तो आप कमेंट जरूर कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की 4th वीडियो है, दंड के आधुनिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। दंड के आधुनिक सिद्धांत वो बताने हैं, ठीक है, और पनिशमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। दंड के प्रकार भी बताने, साथ में दंड के प्रकार क्या है और मृत्यु दंड का महत्व और उसकी उपयोगिता भी बतानी है, ठीक है। तो आज हम इस प्रश्न में इसको डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें इस प्रश्न के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले परिचय देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम दंड के जितने भी सिद्धांत हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। दंड के जो विभिन्न सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में बताएंगे। इसके बाद दंड के प्रकार देखेंगे, ठीक है। फिर मृत्यु दंड का मृत्यु दंड का महत्व क्या है, उसका महत्व देखेंगे। महत्व या, ठीक है, उद्देश्य भी कह सकते हैं मृत्यु दंड के, उनको देखेंगे, ठीक है। साथ में ही 5वें पॉइंट पर देखेंगे हम दंड के उद्देश्य, कि जो जितने प्रकार के दंड हैं उनके उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए परिचय से, तो सबसे पहले परिचय से स्टार्ट करते हैं। देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति है, समाज में रहता है, ठीक है। अपने क्रियाकलाप सभी समाज में ही करता है, ठीक है। समाज के साथ हमेशा उसका इंटरेक्शन होता रहता है। अब इस इंटरेक्शन को सभी को बांध के रखना है, यानी आबद्ध करके रखना है। लोगों को आबद्ध किससे करना है? विधि से, ठीक है। तो विधि से लोग आबद्ध रहते हैं, जिससे उनके क्रियाकलाप एक लिमिट तक रहते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। यानी वो क्रियाकलाप, वो कृत्य अन्य के जो अधिकार होते हैं उनको एक तरह से हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ठीक है, या उनका अधिग्रहण नहीं करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है विधि का होना समाज में, ठीक है। तो तीनों व्यक्ति, समाज और विधि तीनों ही समाज के लिए महत्वपूर्ण है। उन तीनों को ही कंट्रोल के लिए हम कह सकते हैं कि न्याय प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। अब न्याय प्रशासन क्या होता है? स्वतंत्र राजनीतिक समाज की एक शक्ति होती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है जो इस न्याय प्रशासन को बनाकर बरकरार रख सके। मान एग्जाम्पल पर देखते हैं, ये राज्य का दायित्व होता है, तो कोई भी चुनिंदा सरकार न्याय प्रशासन हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ एक तरह का नॉर्मल परिचय हो गया जो आपको देना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट पर देखेंगे हम दंड के विभिन्न सिद्धांत, यानी जो दंड है उसके विभिन्न सिद्धांत क्या है, ठीक है। आज हम सिद्धांतों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है, एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये दंड के सिद्धांत हैं, ठीक है। पनिशमेंट के जितने भी सिद्धांत हैं इनको हम जो विधि शास्त्र की सीरीज हमारी हुई थी उसमें भी हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो काफी लड़कों के लिए हेल्प होगा, स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा कि उन्होंने पहले भी इसको पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा अलग करके हमें लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम आईपीसी के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं हम, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। पहला कौन सा है? प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। यानी ये सिद्धांत दंड का कठोरतम सिद्धांत कहा जाता है, कठोरतम सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जा सकता है, ठीक है। कठोरतम दंड दिए जाते हैं, जैसे मृत्यु दंड, ठीक है, या दीवार में चुन देना, ठीक है। पुराने जमाने जो होता था सार्वजनिक रूप से उसकी हत्या कर देना, ठीक है। और अन्य जो भी एक तरह के आप एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो, कोड़े लगाना, ठीक है, उबलते हुए तेल में डाल देना, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये रहता था कि इसमें इतना कठोर दंड दिया जाता था जिससे अपराधी पूरी तरह भयभीत हो जाए कि इस प्रकार के, जिससे आगे भविष्य में इस प्रकार के अपराध कारित समाज में ना हो, ठीक है। तो ये इसको ये सिद्धांत है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत की भी कई विधि शास्त्रियों द्वारा आलोचना की गई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इतना कठोर दंड देना, कठोरतम दंड देना ये नहीं है कि इससे अपराध खत्म ही हो जाएगा, अपराध फिर भी समाज में बने रहते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रवृत्ति बदलने के लिए लोगों ने सुझाव दिए, जितने विधि शास्त्री थे उन्होंने, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत क्या है? मुख्य रूप से ये प्रतिशोध से जुड़ा हुआ है, प्रतिशोध से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, ठीक है। यानी ये बदले की भावना पर आधारित ये सिद्धांत होता है, ठीक है। इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि जितना अपराधी ने जितना दंड की अपराध किया है उसी के अनुपात में दंडित किया जाए, अनुपात में ही दंडित किया जाए। यानी जितना उसने अपराध किया है उसके अपराध में ही उसको दंडित किया जाए। यानी इस सिद्धांत के अंदर हम कह सकते हैं
कि व्यक्ति द्वारा जैसे को तैसा तैसा, जैसे को तैसा, इस आधार पर ये सिद्धांत चलता है। यानी जीवन के बदले जीवन, मान लो आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, ठीक है, और नुकसानी के बदले नुकसानी, इस प्रकार के प्रतिपादन सिद्धांत के अंतर्गत किए गए हैं। अब इस सिद्धांत की भी कई विधि शास्त्रियों द्वारा आलोचना की गई है, जिसमें सामंड प्रमुख है। सामंड ने कहा है कि ये प्रतिशोध का जो आपका सिद्धांत है, ये उपचार के रूप में नहीं है, क्योंकि ये उपचार, प्रतिशोध की भावना तो लोगों में अपराध करने को और प्रेरित करती है। प्रतिशोध की जो भावना होती है, तो प्रतिशोधात्मक उपचार कारगर, सामंड के अनुसार कारगर नहीं माना, इसकी आलोचना की गई है। ठीक है, इसके बाद आप बाकी सिद्धांत हम देख लेते हैं। तीसरा सिद्धांत है प्रायश्चित्ता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता है कि जो भी कोई अपराधी होता है वो जन्म से अपराधी नहीं होता है। कारण ये भी हो सकता है कि अपराध वो करता है तो किसी के बहकावे में आकर कर दे, काम बेस कर दे, उत्तेजित होकर कर दे, या फिर अन्य किसी की व्यक्ति के द्वारा उसे मिथ्या झूठी बातें बताने के संदर्भ में वो कर दे। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया है कि अपराधी को अपराध का दंड देने के पश्चात उसे प्रायश्चित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी उसे समाज में फिर से विलय और समान नागरिक के रूप में रहने के लिए उसको एक मौका दिया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया है। ठीक है, प्रायश्चित करने का। लेकिन साथ में ही इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। आलोचना इस प्रकार की गई है कि जिस व्यक्ति के प्रति, जिसके प्रति अपराध ये कारित होता है, अगर इस व्यक्ति को प्रायश्चित्ता के सिद्धांत के अंतर्गत प्रायश्चित दे दिया जाएगा तो जो व्यक्ति क्षति पहुंचती है अपराध के अंतर्गत, उस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होगा। ठीक है, उसके अन्याय के रूप में इसको एक तरह से देखा गया। ठीक है, यानी जिस प्रकार क्षति, एक तरह से पूरी क्षतिपूर्ति उसके समान नहीं होगी जितना उसको अपराध किया गया है। तो ये प्रायश्चित्ता का सिद्धांत इस चीज पर आधारित है, इसकी आलोचना भी हुई है। ठीक है, इसके बाद में हम अगला सिद्धांत देख लेते हैं। अगला सिद्धांत है अपना निरोधात्मक सिद्धांत। निरोधात्मक यानी इसको निषेधात्मक ही बोलते हैं, निषेध का सिद्धांत। यानी इसमें क्या है कि अपराधी को अपराध से विमुख करना है, अपराध से विमुख या उसमें घृणा का भावना पैदा करना है। अपराध के प्रति घृणा की भावना पैदा करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, यानी उसकी अरुचि पैदा हो जाए, यानी जो भी अपराधी होता है अपराध के प्रति उसकी अरुचि पैदा हो जाए। निरोधात्मक सिद्धांत के अंतर्गत ये इसका प्रतिपादन किया गया है। पूर्ण रूप से उसका निरोध कर देना और उसको इस प्रकार से दंडित करना कि वह पृथक रूप से सुधारात्मक उसमें प्रवृत्तियां लाने के लिए पृथक रूप से उसको दंडित किया जाए या रखा जाए। ठीक है, जिससे समाज में उसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े उस प्रकार के अपराध का और अपराधी का। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से यही प्रावधान था कि उसको, अपराधी को अपराध से निषेध करना है। ठीक है, और समाज से भी थोड़ा निषेध करना है। लेकिन कई आलोचकों द्वारा इसकी आलोचना भी की गई है। इस निषेधात्मक सिद्धांत के अंतर्गत बेंथम द्वारा भी ये कहा गया है कि अगर अपराधी को समाज से दूर रखा जाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि समाज फिर से शांति फैल जाएगी या अशांति नहीं होगी। तो ये मुख्य रूप से इसका एक कोई भी उपचार नहीं है। निरोधात्मक सिद्धांत अपराध को रोकने का ज्यादातर उपचार कारगर नहीं है। ठीक है, बेंथम द्वारा भी इसका विरोध किया गया था। ठीक है, एक आलोचना की गई थी। ठीक है, और ये भी कहा गया था कि इसके अंतर्गत किसी भी अपराधी को कब तक कारावास में रखा जाएगा, ये भी एक समस्या थी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। ठीक है, इसके बाद अगला हम सिद्धांत देख लेते हैं। अगला सिद्धांत है सुधारात्मक सिद्धांत। ठीक है, सुधारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत ये था कि व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि अब कोई भी अपराध होता है, जैसे कि हमने प्रायश्चित्ता के सिद्धांत में बताया था कि व्यक्ति किसी निश्चित समय में किसी के परिस्थितियों के अनुरूप या भावुकता से या व्यवस्था से या निर्धनता के कारण किसी कारणवश कोई अपराध अगर उससे हो जाता है तो अपराध की प्रवृत्ति देखते हुए उसको सुधरने का अवसर प्राप्त किया जाना चाहिए, जिससे वो पुनः समाज में विलय कर सके। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी इस संदर्भ में भी एक कथन कहा है। उन्होंने कहा है कि हमें अपराध से घृणा करनी चाहिए, हमें अपराध से घृणा करनी चाहिए, अपराधी से नहीं। ठीक है, यानी उनके संदर्भ में कि अपराधी का मुख्य कोई दोष नहीं होता, जबकि अपराध मेन जड़ होती है। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है, सुधारात्मक एक रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है,
और इसमें कुछ केस भी हैं सुधारात्मक, कुछ एक जो सुधारात्मक सिद्धांत है इसके अंतर्गत हम रतन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में भी यही कहा गया था कि व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से सुधारात्मक सिद्धांत है। लेकिन इसमें एक चीज आलोचना ये भी की गई थी कि अगर सुधारात्मक सिद्धांतों को लागू किया जाता है तो इससे क्या है, अपराधियों में अपराध के प्रति भय समाप्त होने की संभावना रहेगी। ठीक है, और ये हो सकता है कि अपराध की अधिक प्रवृत्तियां पैदा हो जाएं। ठीक है, और कारागार लोगों के लिए अपराध का सुखद गृह बन जाएगा। ठीक है, एक दूसरा घर भी बन जाएगा। ठीक है, जिसमें वो लोग सुधरने के लिए जाया करेंगे। ठीक है, और एक अपराध एक लाभप्रद व्यवसाय बन जाएगा। ये सुधारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आलोचनाएं भी की गई थी इस सिद्धांत की। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो अपने सिद्धांत हो गए। ठीक है, ये सभी क्या हो गए, सिद्धांत हो गए। अब देख लेते हैं दंड के प्रकार। ठीक है, आईपीसी धारा 53 के अंतर्गत दंड के प्रकारों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले इसमें मृत्यु दंड। ठीक है, मृत्यु दंड, तो मृत्यु दंड क्या है, व्यक्ति की जीवन लीला सभी समाप्त कर देता है। ये मृत्यु दंड इस प्रकार का है कि जो व्यक्ति का अस्तित्व है उसको खत्म कर देता है। इसको कठोरतम सिद्धांतों में देखा जाता है। और इसमें एक मुख्य केस है राजीव गांधी हत्याकांड का। ठीक है, इस केस में जो भी अभियुक्त थे, जिसमें नलिनी और संथाल, ठीक है, मरुगम और अरेवा, इन तीनों को ही चारों को ही अभियुक्त माना गया और इन्हें फांसी की यानी मृत्यु दंड की सजा दी गई थी। इसमें नलिनी द्वारा एक याचना एक तरह से विनती की गई थी कि उसका नवजात शिशु उसकी देखरेख करने के लिए उसका जो मृत्यु दंड है उसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को न्यायालय द्वारा ठुकरा दिया गया था। ठीक है, तो मृत्यु दंड, लेकिन साथ में ही मृत्यु दंड किन किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आईपीसी में कुछ धाराएं दी गई हैं, यानी धारा 121, धारा 132, धारा 194, 302, 303, 305, 307 और 396 कुछ मुख्य धाराएं हैं जिसके अंतर्गत मृत्यु दंड का प्रावधान है। 321 में किसी भी देश के विरुद्ध या राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की तैयारी, सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, इसमें मृत्यु दंड दिया जा सकता है। 132 में सैनिक को विद्रोह के लिए एक तरह से उकसाना, ठीक है, उन्हें दुष्प्रेरित करना। 194 में अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड का अगर कोई मामला है और उसमें कोई लोग मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत कर दें, गलत तथ्य दे दें, उसमें भी उस व्यक्ति के प्रति मृत्यु दंड का प्रावधान है 194 के अंतर्गत। ठीक है, 302 हत्या के अंतर्गत। ठीक है, 303 अगर किसी व्यक्ति द्वारा आजीवन कारावास कोई व्यक्ति भुगत रहा है, उसके द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है, तब 303 के अंतर्गत उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। 307 के अंतर्गत जो व्यक्ति आजीवन कारावास भुगत रहा है, अगर वो हत्या की कोशिश भी करता है तब भी उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ठीक है, 305 के अंतर्गत किसी को हत्या के लिए उकसाना, उत्प्रेरित करना, ठीक है, दुष्प्रेरित करना। ठीक है, और 396 के अंतर्गत डकैती और हत्या कर देना। इन धाराओं के अंतर्गत मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य धाराएं थी। अब आजीवन कारावास। ठीक है, आजीवन कारावासी मृत्यु दंड के बाद दूसरा मृत्यु दंड का प्रकार है जिसमें जीवन पर्यंत कारावास में रहने का दंड दिया जाता है। ठीक है, जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा जब तक उसे कारावास में अपना जो भी जीवन बचा हुआ उसको काटना पड़ेगा। इसमें मृत्यु आजीवन कारावास के अंतर्गत इसे देखा जाता है। ठीक है, इसमें एक केस भी है नवाब सिंह वर्सेज स्टेज। इस केस में भी यही कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंड दिया गया है तो उसे आजीवन कारावास के दंड के लिए कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है। जीवन पर्यंत उसको कारावास में रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा दंड देख लेते हैं कारावास का। ठीक है, ये आजीवन कारावास था, ये कारावास है। कारावास में भी दो प्रकार के कारावास हैं, कठोर कारावास और साधारण कारावास। ठीक है, चौथा दंड देख लेते हैं संपत्ति पर समर्पण का, यानी किसी की संपत्ति पर हस्तक्षेप करना है। ठीक है, और उसको अपने अंदर में लेने की कोशिश करना, इसके संदर्भ में दंड दिया जा सकता है। वो धारा 126, 127, 169 और 263 का के अंतर्गत संपत्ति पर समर्पण करने पर, ठीक है, ये दंड दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम जुर्माना। जुर्माना भी दंड का एक प्रकार है जिसमें क्या है, धारा 154 व 294 का, इसके अंतर्गत 1000 रुपये तक का जुर्माना है। ठीक है, और इसके बाद में धारा 137, 171 जा
और 171 झा, इसके अंतर्गत 500 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद धारा 263 का 283 व 209, इसके अंतर्गत 200 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो ये जुर्माने के दंड का जुर्माना है। ठीक है, दंड के प्रकारों में जुर्माना है। ठीक है, अब देख लेते हैं मृत्यु दंड का महत्व क्या है। ठीक है, ये जो मृत्यु दंड दिया जाता है, मृत्यु दंड क्यों दिया जाता है, इसका महत्व क्या, क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है, मृत्यु दंड स्वभावतः अंतिम व कारगर दंड होता है, यानी कठोरतम अंतिम व कारगर दंड होता है, इसलिए मृत्यु दंड देना पड़ता है। ठीक है, अन्य दंडों से ये भिन्न है। ठीक है, इसलिए तीसरा पॉइंट है, कुख्यात अपराधियों के लिए उचित होता है मृत्यु दंड। ठीक है, चौथा पॉइंट है, विलक्षण प्रवृत्ति के मामलों हेतु मृत्यु दंड दिया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है, बर्बर एवं अमानवीय अपराध हेतु मृत्यु दंड का प्रावधान है। ठीक है, नंबर छठा पॉइंट है, मामले की स्थिति, प्रकृति व परिस्थिति को देखकर भी मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, दंड के उद्देश्य। ठीक है, यानी जितने प्रकार के दंड हैं उनको देने के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो उसके उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य है अपराधियों में भय व्याप्त करना। ठीक है, दूसरा है अपराधियों से प्रतिशोध। ठीक है, यानी अपराधी ने जो भी कृत्य कर दिया उसके बदले उसे प्रतिशोध लेना। ठीक है, ये दंड का उद्देश्य है। ठीक है, अपराधों का निवारण, अपराधों और अपराधी दोनों का निवारण हो सकता है। ठीक है, दंड के उद्देश्य रहते हैं। ठीक है, प्रायश्चित्ता का मौका देना, दंड देने के बाद प्रायश्चित्ता का मौके का भी प्रावधान किया जाता है। ठीक है, ये दंड के उद्देश्य में। अपराधियों में सुधार करना दंड का उद्देश्य। ठीक है, छठा पॉइंट है, शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखना ये भी दंड का उद्देश्य है। सातवां पॉइंट है, कानून का सम्मान व पालना करना भी दंड का उद्देश्य होता है। अगर आप कानून की पालना या सम्मान नहीं करेंगे तो आपको दंड दिया जा सकता है। इस वजह से लोगों में दंड के प्रति पालना और सम्मान का भाव रहता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और इसी मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, ठीक है, वीडियोज को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज को शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, थैंक यू।